हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, न्यू इनिशिएटिव फॉर क्लास 11 with full of energy, full of confidence and full of breakdowns. कई बच्चे होंगे जिन्होंने अपने वो 10th के रिज़ल्ट से रिकवरी हो गई होगी अब तक, तो सारे रिज़ल्ट, सारे मार्क्स और सब कुछ एक जगह पर कैरी आउट हो गया होगा। तो आई होप अब उस ब्रेकडाउन को ज़्यादा देर तक पकड़ करके रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है और आगे बढ़ने का है, जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो सारे फुरकतों को पीछे छोड़कर और आगे बढ़िए। ठीक है, आज जो स्पेसिफिकेशन है, हमारा आज जो काम है, वो काम और कुछ और नहीं है, फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक जो क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए यूज़ होता है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में। अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन क्लास 12 क्लास 11, हर किसी को ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी अपनी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक आइडियाज़ हैं, मैं उन सारी बेसिक आइडियाज़ को आप लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, इतना अपने तरफ से मैं अश्योर कर सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद में स्केलर एंड वेक्टर से रिलेटेड आपके बेसिक से लेकर के जितने भी एक पर्टिकुलर लेवल तक के आपके डाउट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं, समझ चुके होंगे कि हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक जितना अनजान है अब तक, उतना मैं फैमिलियर बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्केलर एंड वेक्टर बोथ। ठीक है, स्केलर और वेक्टर ये दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ओके, अब ये तीनों जो टॉपिक है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ स्केलर की, इसके स्पेसिफिकली मैं बात करूँ वेक्टर की, तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी स्केलर और वेक्टर आप बहुत पहले से जानते हो। अगर मैं क्लास 9 की बात करूँ तो क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, राइट? स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, एंड साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में भी। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में तो आपका मेजर यही इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग यहाँ भी अभी उठाएंगे और उससे फिर कंटिन्यूटी बढ़ाएंगे। हमारा बेसिक पर्पस है कि हम लोग जानते हैं पहले से, हम लोग जो बेसिक से जानते हैं उसी को कनेक्ट करके अपने नॉलेज को और भी एक आयाम देंगे, एक पैरामीटर सेट करेंगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नथिंग बट, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नथिंग बट व्हाट इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ तो दोज आर स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, करेक्ट? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर स्केलर की बात की जाए तो स्केलर इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड। स्केलर completely deals with magnitude and vector deals with both magnitude, okay, as well as magnitude के साथ साथ में ये डील करता था डायरेक्शन को लेकर के, करेक्ट? आज हम लोग इसी डायरेक्शन, इसी वेक्टर और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केलर और वेक्टर का बेसिक समझेंगे, एक क्विक रिकैप लेंगे और उसके बाद उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा आइडिया है कि आप इसके एडिशन से पहले, अगर आप चाहें तो एडिशन समझ सकते हैं, नो इशूज़, इट्स वेरी सिंपल। चलो सबसे पहले हम लोग एडिशन की तरफ ही जाएंगे, एंड देन आफ्टर वी विल गो टू द प्रोडक्ट वाला सेगमेंट, एंड देन आफ्टर जेई के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के बाद में फिर एक क्विक समरी करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करें स्केलर और वेक्टर की। स्केलर और वेक्टर दो पार्ट में हमेशा बटे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्केलर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास की बात करूँ, मास क्या होता है, तो हमारे पास में मास है, सपोज करो 30 kg का मास है, राइट? 30 kg का मास इज़ नथिंग बट, 30 kg का मास क्या कहता है, इसमें क्या किसी तरीके का डायरेक्शन है क्या? मास में किसी तरीके का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, 30 kg का मास इज़ 30 kg का मास। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में होगे तो भी ये मास अपना कोई चेंज नहीं कर रहा। मास इज़ एक्चुअली नथिंग बट व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कभी भी चेंज
नहीं होता। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपकी स्पेसिफिकेशन अपने लिए क्या होनी चाहिए, अपने लिए यही होनी चाहिए कि भाई मास है तो चेंज नहीं करेगा। उसके बाद कहता है कि इट डज़ नॉट हैव डायरेक्शन, येस इट डज़ नॉट हैव डायरेक्शन, ये 9th क्लास का सिंपल बेसिक्स है। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इट इज़, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है सर। ओके डन। सिंपल अलजेब्रा का मतलब क्या है सर? सिंपल अलजेब्रा का मतलब बोर्ड मास। ओके, सिंपल अलजेब्रा मीन्स व्हाट, बोर्ड मास। सो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करता है क्या? यस। अगर मैं स्केलर की बात करूं, सपोज एक मास है आपके पास में m1 इज इक्वल टू 30 kg, एंड m2 की बात अगर करूं, m2 मान लीजिए आपके पास में है 20 kg का। ओके, सो अगर मैं इसके बीच में एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, दैट इज़ द एडिशन वाला पार्ट। सो कंप्लीट मास, व्हाट इज द कंप्लीट मास? कंप्लीट मास मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 30 प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 50 kg। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द सिंपल अलजेब्रा। नाउ कम टू वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट। ओके, सो वेक्टर अलजेब्रा की बात अगर करूँ तो वेक्टर ऑलवेज डील्स विद द मैग्नीट्यूड, मीन्स हमेशा वो अपने मैग्नीट्यूड को लेकर के बात करेगा और साथ साथ में उसके होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन कंपलसरी है, इट इज़ द कंपलसरी पॉइंट, सो यू डोंट मिस इट। ठीक है, अगर वेक्टर में डायरेक्शन नहीं है तो वो वैसे ही वेक्टर नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल कम टू अंडरस्टैंड द वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट। फर्स्टली आई विश टू नो यू कि आई विश टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल कि आप दो चीज़ों के बारे में तो ज़रूर समझ जाए। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कि आपको इनसे रिलेटेड एडिशन आना चाहिए, करेक्ट, एडिशन। आपको इनसे रिलेटेड सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है, आपको इनसे रिलेटेड सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ये कि आपको इनसे रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इनके प्रोडक्ट्स का क्या रूल होता है वो जानना है। तो यही तीन जो हैं वो मिला करके बनते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ओके, अब जब वेक्टर अलजेब्रा आप जान जाओगे देन यू विल गो थ्रू ऑब्टेनिंग या ओबे करता है ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ या नहीं, आप ये भी जानोगे। मैं वेक्टर्स की बात करूं तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब में डायरेक्शन का यूज़ होता है। दैट्स वाई दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा नहीं जाते। अब ये जो देखो, ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको हर एक चीज़ का एक डिटेल्ड वर्जन मिल पाए। ओके, सो इसके लिए मुझे करना ये होगा, अगर मैं इसके डिटेल की बात करूं, एक सेकेंड। ओके, सो अगर मैं इसके डिटेल की बात करूं, वेट, हाँ, तो अब अगर इसके डिटेल की बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, डिटेल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो ये होगा कि तो अब जब इस टॉपिक को शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि वेक्टर क्या होता है। ओके, सो वेक्टर क्या है पहले वो समझो। मैंने लास्ट एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने डायमेंशंस के बारे में बताया हुआ है। ओके, मैंने डायमेंशंस के बारे में बात की हुई है। व्हाट आर दीज डायमेंशन वाला पार्ट। ओके, सो टोटल अगर डायमेंशन की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डायमेंशन टोटल 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज 1 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड 1D। सेकेंड इज 2 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड 2D, एंड थर्ड इज कॉल्ड 3 डायमेंशन एंड दैट इज कॉल्ड 3D। अगर मैं 1D की बात करूं, सो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इंडिविजुअली दीज एक्सिसेस आर 1D। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, अगर x एक्सिस को सिर्फ अगर आप x एक्सिस कंसिडर करोगे तो दिस इज 1D। ओके, सो x एक्सिस अगर सिर्फ आप कंसिडर कर रहे हो दिस इज 1D। अगर आप y एक्सिस, सिर्फ y एक्सिस कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ y एक्सिस अगर कंसिडर करते हो देन दिस इज ऑल्सो 1D। अगर आप z एक्सिस को भी सिर्फ z एक्सिस कंसिडर कर रहे हो देन दिस इज ऑल्सो 1D। ओके, बट अगर आप x और y दोनों को कंसिडर कर रहे हो साथ में, अगर आप x एक्सिस को कंसिडर कर रहे हो साथ में और y एक्सिस को कंसिडर कर रहे हो देन x एंड y मिल करके जो बनाता है दैट इज कॉल्ड XY प्लेन। प्लेन, अगर आपको प्लेन का एग्जाम्पल समझना हो तो जिस कॉपी में आप लिखते हो, जिस बुक को आप पढ़ते हो, उसका एक पन्ना उठा लेना। एक पन्ने में आपको विड्थ नहीं मिलेगी, लगभग नहीं मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई दैट इज़ अ प्लेन पेपर है, वो प्लेन पेपर है, राइट। सो दैट इज़ XY प्लेन, उसमें x और y एक्सिस होता है। नाउ अगर वैसे ही ढेर सारे पन्ने जुड़ जाते हैं तो वी विल हैव द 3D डायमेंशन। मतलब 3D डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें XY तो हो ही, साथ साथ में उसमें एक और एक्सिस हो एंड दैट इज कॉल्ड Z एक्सिस। तो XY एंड Z एक्सिस।
मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया है, वो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने बोला था कि अगर एक्स सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग कोई चीज़ जा रही है तो आप उसको उसके डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हो एक यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसके बारे में मैं और डिस्कशन करूँगा, वी विल वेट फॉर इट, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड का भी डिस्कशन करेंगे, मॉड कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग सब कुछ करेंगे, जस्ट वेट। सो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर आपको दिखाना हो तो आप उसको आई कैप के रूप में दिखाइए। अगर वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर दिखाना हो तो आप उसको जे कैप के रूप में दिखाइए। और अगर जेड एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर दिखाना हो तो आप उसको के कैप के अलोंग दिखाइए, ठीक है, के कैप के रूप में दिखाइए। फॉर एग्जांपल, अब ये तो हो गई बात किसकी, ये हो गई आपके एक्स एक्सिस की, सॉरी 1 डायमेंशन की बात। पर अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, सर 2 डायमेंशन कैसे दिखाएंगे सर? सो 2 डायमेंशन दिखाने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, आप एक तरफ एक्स एक्सिस भी लिखोगे और साथ साथ में आप प्लस करोगे और वाई एक्सिस को भी दिखाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने 10th में ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिक वे में पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट है, सपोज करो 2,3, ठीक है, तो ये 2,3 दिखाने का तरीका अगर मैं वेक्टर के केस में आपको बताऊं, सो वेक्टर के केस में यू हैव टू शो दिस लाइक 2i कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये आपका वेक्टर हो जाता है किसके केस में? प्लेन के केस में। सो प्लेन में अगर आपको वेक्टर दिखाना हो तो 2i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं 3D की बात करूं तो एक पोजीशन ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं अगर आपके लिए। तो एक पॉइंट है मेरे पास में, सपोज करो, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड 2,3,1। ओके, सो दिस इज 2,3,1। अब आप जानते हो कि यहाँ जो 2 है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जो 3 है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और जो 1 है वो क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग। मैंने क्या बोला कि अगर आपको इन तीनों को दिखाना है और इसको अगर आप पोजीशन वेक्टर इसका निकालना चाहते हो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर? पोजीशन वेक्टर होता है कि आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट के साथ में, ये है आपका रेफरेंस पॉइंट, मैं अभी रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ ओरिजिन, तो रेफरेंस पॉइंट के साथ में जब आप कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस पता करते हो, फॉर एग्जांपल अगर ये O है और इसको मान लेता हूँ मैं P, तो आप OP एक पोजीशन वेक्टर अगर निकालना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 - 0, ठीक है, इसका i कैप प्लस 3 - 0 इसका j कैप, ठीक है, प्लस 1 - 0 का k कैप। क्या लिखोगे? सो इट इज़ 2 - 0, इट इज़ 2 - 0 i कैप प्लस 3 - 0 j कैप प्लस 1 - 0 k कैप। नाउ अगर इसको हम थोड़ा स्पेसिफाई और कर लें तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो अपने को पता चल गया कि क्या आइडिया इससे ओरिजिनेट किया जा सकता है। नाउ अगर इसकी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी भी पोजीशन वेक्टर को समझाना है, किसी भी पोजीशन वेक्टर को मुझे अगर दिखाना है तो मैं क्या करूँगा? मुझे उन पॉइंट्स के साथ में उनके रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स को एक जगह पर लिखना पड़ेगा, उनके रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब इतना तो समझ आ गया है OP क्या होता है। अब अगर इसी OP का आपको मैग्नीट्यूड वर्जन चाहिए, क्या चाहिए आपको? आपको इसका अगर मैग्नीट्यूड वर्जन चाहिए तो अब उसको कैसे बनाएंगे? अब थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं यार, ये ज़रूरी है ना, दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो अगर हम इसी के केस में एक और चीज़ बस, हाँ, अब अगर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो एक और आइडिया लेते हैं इसी से रिलेटेड। सो अब समझते हैं कि अगर कभी भी हमारे पास में कोई वेक्टर हुआ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, करेक्ट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता क्या है? मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर है, दैट इज़ ए वेक्टर, इसको पढ़ते क्या हैं? इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज दी ए वेक्टर इज, अभी जो आपने निकाला वही लिख लेते हैं, तो 2i कैप है आपके पास में, 3j कैप है आपके पास में, और 4 या 1k कैप है, करेक्ट। एक जनरलाइज वर्जन पहले क्लियर कर लेते हैं। जनरलाइज वर्जन क्या कहता है मैग्नीट्यूड निकालने के केस में? जनरल पर्सपेक्टिव, जनरली अगर मैं बात करूं तो आपके पास में अगर एक वेक्टर है, ये आप हमेशा अपने लिए याद रखना, ठीक है, इसीलिए मैं ये बता दे रहा हूँ, एक्स आई कैप अगर है
वाई जे कैप अगर है और जेड के कैप अगर है और आपको बोला जाता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड जब भी आपको निकालना होगा तो आपको आई, आपको जे और आपको के, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रेस्पेक्टिवली डिटेल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो अगर कभी भी हमें कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर का अगर हमको मॉड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, सो दिस इज कॉल्ड मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए वेक्टर। अगर आप इसको ओरली बोलना चाहो तो इट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट। सो व्हाट इज मॉड हेयर? मॉड फुल फॉर्म मॉडुलस। व्हाट इज दिस? मॉडुलस, राइट? सो इट इज कॉल्ड मॉडुलस, करेक्ट, मॉडुलस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर यहीं पर और थोड़ा स्पेसिफाई कर लें, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अगर निकालना है ए वेक्टर को, ए वेक्टर जो हमने यहाँ पर निकाला है तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, अंडर रूट एक्स वाई जेड को आई जे कैप को एलिमिनेट करना है, तो इट विल बी लाइक 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वट एवर द आंसर, द आंसर शुड बी देयर। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, सो इट इज़ अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 जो है वो और कुछ नहीं है, इस ए का मैग्नीट्यूड है, इस ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इट इज, मैग्नीट्यूड। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। So this is how you can understand these two things whatever you have. So vector में dimensions, I hope the dimensions are clear now. Dimensions में भी आपको specific रहना है कि भाई A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, 3 मतलब 1 वेक्टर 1D में है, 2D में है, 3D में है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसके बाद में उसके मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरीथिंग। नाउ देयर मतलब दिस इज समथिंग दैट यू विल नो एवरीवेयर, ओके। सो दिस इज द थिंग। Now come to the this topic which is called parallelogram law of vector addition। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, इसके लिए आप लोगों को समझना होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो इसके बेसिक को भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग और इसके बेसिक को भी क्लियर करते हैं, ओके। सो नाउ वी विल कम टू अंडरस्टैंड द न्यू बेसिक वाला पार्ट, ओके। वी विल टेक सम मोर पेजेस सो दैट क्लैरिफाई करना आसान हो। Okay, so let's get started. So now our topic, and please make the notes carefully, okay, because this is something that is very very important for your case। आप अभी शुरू कर रहे हो, आपके पास में जितने प्रॉपरली नोट्स होंगे, अरेंज्ड होंगे, उतनी अच्छी बात होगी। सो आज हमारा टॉपिक अब फिर अभी शुरू हो रहा है, वो टॉपिक होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, करेक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ठीक है, understand this very carefully। suppose what is this, so this is x and y, what is this, this is x axis and this is y axis, okay। so now this x and y axis, suppose one position vector that I am trying to find it out, एक position vector है जो इस direction में है, suppose this position vector is nothing but a vector, right, this position vector is a vector which is making theta angle। ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा एंगल। अब मुझे बस इतना बताइए, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ मुझे फाइंड आउट करके बताइए कि ए जो है उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड दी, ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ, फाइंड आउट दी एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड सिमिलरली y कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मुझे x और y का कॉम्पोनेंट फाइंड आउट करना है। हाउ आई विल फाइंड इट आउट, बताओ x एंड x कॉम्पोनेंट कैसे निकालूँ। अगर मुझे एक वेक्टर का x कॉम्पोनेंट निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कंस्ट्रक्शन से क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, करेक्ट, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ़ जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, वेक्टर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो यहाँ तक है अगर तो भी वो वेक्टर है, आगे गया तो भी वो वेक्टर है, और आगे गया तो भी वो वेक्टर है। यानी अगर मैं ए वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, तो ए वेक्टर का मतलब है ये कंटिन्यूटी में है भाई, ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर का मतलब है आप यहाँ पर रुक जाओगे, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से समझना आप, ठीक है। सो ए वेक्टर की जब बात करेंगे, सो दिस इज़ हाइपोटेनस। अगर मैं इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नाउ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। आपको निकालना क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है। व्हाट इज दिस, ए वेक्टर, करेक्ट है, ए वेक्टर है ये। आपको निकालना क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट। अच्छा, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा वाई कॉम्पोनेंट भी निकल जाएगा। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा वाई यानी इधर ही डायरेक्शन है ना, अपसाइड डायरेक्शन है, तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट भी मिल जाएगा। सो मैं इसको नाम दे रहा हूँ वाई कॉम्पोनेंट, करेक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मेरे पास में हाइपोटेनस है, सो आई एम हैविंग द हाइपोटेनस एज ए वेक्टर, करेक्ट, एंड आई हैव टू फाइंड आउट बेस। सो बेस मेरे पास में है एक्स कॉम्पोनेंट, करेक्ट। सो अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन दे रहा है, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है कॉस थीटा। सो दिस कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू, दिस कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, this cos theta is equivalent to b upon h, right? So cos theta is equal to b means x upon h means a vector, clear है, h means a vector. Now what I am having here, so x मुझे find out करना था, x is equivalent to what, a cos theta, a cos theta. Is it clear now? अब क्लियर है कि अगर मुझे x निकालना है तो क्या है वो a cos थीटा है। अब अगर सिमिलरली मैं सॉल्व करूँ दिस y कॉम्पोनेंट एंड दिस, तो आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्पोनेंट किसमें जुड़ता है। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करूँ तो वो साइन थीटा जोड़ कर दे रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो मुझे क्या आना चाहिए बताओ। तो साइन थीटा मस्ट बी इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर मीन्स y एक्सिस और हाइपोटेनस इज a वेक्टर, राइट। देन व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब अगर मैं आपके क्वेश्चन की पूर्ति करूं, आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करूं, इफ़ आई विश टू कंप्लीट योर आंसर, देन एक्स कॉम्पोनेंट क्या आ गया मेरे पास, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए इज़ नथिंग बट ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ गया आपके पास। और अगर वाई कॉम्पोनेंट की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट इज़ नथिंग बट ए साइन थीटा, यस और नो, ए साइन थीटा। तो अब के बाद में कभी भी आपको ऐसा हो कि अगर अभी किसी भी वेक्टर का आपको बोला जाए कि एक्स या वाई कंपोनेंट निकालो, या कभी भी कोई कंपोनेंट निकालने के लिए कहा जाए, आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड हिंट, हमेशा लगाना हमेशा सही होगा। वो क्या है कि ए जिसके साथ भी थीटा बना रहा होगा, जिसके साथ भी थीटा बना रहा होगा, वो हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है। और ए जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा होगा वो हमेशा उसका साइन कंपोनेंट होगा। यानी कि ए हमेशा दो पार्ट में टूटेगा, एक टूटेगा ए कॉस थीटा में, एक टूटेगा ए साइन थीटा में। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो तो मैं वो भी कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ट्रायंगल थी, राइट, ये ट्रायंगल था, ओके, और ये हमने लिया था y, ये हमने लिया था x, और ये हमारा था a। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी ना हमारे पास में, ए स्क्वायर आ जाता, ठीक है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब वेक्टर का स्क्वायर आ जाना चाहिए था, मैग्नीट्यूड आ जाना चाहिए था। चलो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू मेरे पास आया क्या था। अगर आप इसमें चेक कर पाओगे तो एक्स का वैल्यू है ए कॉस थीटा और वाई का वैल्यू है ए साइन थीटा। पुट करो जल्दी से। अगर एक्स की बात करें तो एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं कितना, ए कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, ओह सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा। सो दिस इज ए कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ओके, प्लस में यहाँ पर अगर कर देंगे बी वाई कितना था, ए साइन थीटा, राइट। सो वाई इज ए साइन थीटा, राइट, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। चलो जल्दी से स्क्वायर करो और चेक करो कितना आता है। सो एक्स का स्क्वायर किया, वाई का स्क्वायर किया, मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब अगर इन दोनों को चेक करो तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, व्हाट इज दिस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब अगर इन दोनों को समझो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1, सो दिस इज ए स्क्वायर थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यही है कुछ नहीं, वो है क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर, हाँ या ना। तो यानी हमारा जो भी हमने कंपोनेंट निकालने की कोशिश करी, जो भी हमने कंपोनेंट निकाला वो हमारा बिल्कुल सही था, वी हैव प्रूव दैट, ओके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ना चाहते हैं, करेक्ट।
सो नाउ दिस टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको समझते हैं एंड नाउ आई एम मेकिंग इट श्योर कि अब आपको सारे शस्त्र इकट्ठा कर लिए हम लोगों ने। अब उस सारे शस्त्र को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। एक बार जल्दी से सारा कुछ रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में क्लैरिफाई भी करना है कि भाई साहब नाउ वी आर गुड इनफ कि हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझ भी सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट भी कर सकते हैं। करेक्ट। सो अब हमारा टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमारा टॉपिक आ गया है, हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करेक्ट। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी से इस टॉपिक को बड़ी ही इज्जत के साथ में कंप्लीट करो, क्योंकि एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ ना फिर कई सारे फिजिक्स के फंडे जो होते हैं आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यू आर अफ्रेड ऑफ दैट मैकेनिक्स, फिजिक्स और एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहली बात, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मेरे पास में एक वेक्टर है कुछ ऐसा, क्या है? एक वेक्टर है कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड, उसको वो बोलता है ए वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर मैं वेक्टर को थोड़ा और स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं तो वेक्टर का एक, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। और इसको क्या बोलते हैं? टेल। पहले ट्रायंगुलर लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर एक बार समझ गया तो फिर लॉजिक एकदम सही जाएगा। समझना। सो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर का हेड इधर है और टेल इधर है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपके पास में एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी जिसका टेल, ठीक है, ए के हेड के तरफ होना चाहिए। ठीक है, और जिसका हेड अलग हो, इस तरीके से। सो दिस इज द वेक्टर बी। तो ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि भाई साहब अगर ऐसा आपको हो जाए, अगर ऐसा कभी आपको दिख जाए, तो आप इतना समझिएगा कि फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और सेकेंड वेक्टर का जो हेड होगा, इन दोनों को मिलाइए। चलो भैया मिलाते हैं, मिल गया। तो ये जो मिल गया, यही इसको कहता है रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इन दोनों वेक्टर का समेशन होगा, ये आपको कह रहा है। थोड़ा सा क्लैरिटी में फिर से समझते हैं सर। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपका एक वेक्टर ए कुछ इस प्रकार है कि बी वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का टेल कौन है? ये, और ए वेक्टर का हेड अगर आपस में मिला दिया जाए तो ए वेक्टर का जो टेल होगा और बी वेक्टर का जो हेड होगा, इससे मिलता हुआ जो वेक्टर होगा वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का। क्लियर है? ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब सवाल है कि सर तब तो हो गया खत्म, इतना में टेंशन क्या लेना? आर इज इक्वल टू बोल ही दियो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉर्टेड सर, लोड नहीं लेना। ऐसा नहीं है जनाब, इससे भी मेहनत करना है और इसको समझना है। दिक्कत वाली बात तब फंसती है जब आपको बोला जाता है इस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट का मॉड निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। उसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। चलो उसको भी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है कि उसको छोड़ेंगे। इतना क्लियर है अभी तक आपको? अगर इतना क्लियर है देन मतलब आप बहुत हद तक किसी भी तरीके की वल्नरेबिलिटी से दूर हो। ठीक है, मतलब आप बहुत ही क्लैरिटी लो। अगर किसी भी जगह पे दिक्कत होता है, बैक जाओ, फिर से उसको क्लियर करो और देन आफ्टर कम टू द दिस टॉपिक, और हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। मतलब आई एम मेकिंग इट क्लियर कि तुम्हें इतने में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो नाउ कम टू रिजल्टेंट वाला पार्ट। रिजल्टेंट वाला पार्ट भी क्लियर कर लेते हैं बॉस। ठीक है, रिजल्टेंट वाले पार्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, और उस ज्योमेट्री में रिजोल्यूशन वाला फैक्टर लगेगा भाई। रिजोल्यूशन का फैक्टर छोड़ना नहीं है, रिजोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। कैसे दिखाता हूँ। सपोज करो ये ट्रायंगल दिख तो रहा है, ये रहा ट्रायंगल का बेस, क्या बोलते हो इसको? ए। क्या बोलते हो? ए। और ये है ट्रायंगल का दूसरा पार्ट, जिसको तुम बोल देते हो, क्या बोलते हो? बी। क्या बोलते हो? बी। अब अगर मैं ए से इसके बी को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इसके ए से इसके बी को कनेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, सॉर्टेड है, कनेक्ट कर दिया।
नाउ मैं इसको नाम दे रहा था आर। कंडीशन बस इतना है सर कि ऐसा कुछ आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है हमेशा कि या तो सर राइट एंगल ट्रायंगल दे दो, पाइथागोरस लगा दूंगा, है ना, या फिर कुछ भी एक स्पेसिफिकेशन तो दो ताकि कुछ मैं करके उसमें क्लैरिटी लूँ। चलो भाई उसको भी ट्राई करते हैं। मैं एक बात आपको हिंट दे रहा हूँ कि आर और ए के बीच में मैं एक एंगल मान ले रहा हूँ। सपोज दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। क्या एंगल मान रहा हूँ मैं इसको? थीटा। ठीक है, इस एंगल को मान लेता हूँ थीटा। अब अगर ये थीटा है और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला ना ए आगे बढ़ सकता है, तो ए को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये आगे बढ़ा लिया। अब अगर इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, ठीक है, तो बी और ए के बीच में जो एंगल है ना, बी और ए के बीच में एंगल, इसको कुछ एंगल दूसरा मान लो। मैं अभी मान लेता हूँ इसको एंगल फाई। आपका मन है अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान ले भाई, सब में चलता है, ठीक है। तुम थीटा 1 थीटा 2 भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फाई इज सम काइंड ऑफ थोड़ा एटीट्यूड बढ़ना चाहिए ना, क्लास 11 में आ गए तो थोड़ा सा तो एटीट्यूड बढ़ना चाहिए। सो वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल एज फाई। ओके, सो फाई से हम लोग शुरू डिनोट कर रहे हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको समझा और किया भी है, ठीक है, समझा और इसको बनाने की कोशिश करिए। अगर ये बी है, ठीक है, ये अगर बी है, ठीक है, तो आप बताना इसका y कॉम्पोनेंट, ये y कॉम्पोनेंट ही होगा ना, और ये x कॉम्पोनेंट होगा, हाँ या ना। अगर ये b, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये b है, ये अगर हाइपोटेनस b है तो x कॉम्पोनेंट क्या होगा इसका? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। x कॉम्पोनेंट होगा a cos b cos थीटा, और अगर y कॉम्पोनेंट की बात करूँगा तो वो होगा b sin थीटा, हाँ या ना। b sin थीटा होगा और ये b cos थीटा होगा, यस और नो। एकदम अगर क्लैरिटी है मन में तब बताना भाई, ठीक है। और अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर खींचा हुआ था तो अगर ध्यान दोगे तो ये थीटा है, नीचे में बी कॉस थीटा बन गया, ऊपर का ये जो परपेंडिकुलर है इसका बी साइन थीटा बन गया। ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन ही चुका है बॉस, तो हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, है ना। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला कहता है कि भैया इसका स्क्वायर करोगे ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ बॉस? परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, हाँ या ना। सो बी साइन थीटा इसका स्क्वायर कर दे, प्लस अगर इसको देखेगा नीचे तो ये पूरा लेना पड़ेगा इधर से इधर तक, तो पूरा लेगा तो क्या लिखेगा यहाँ बता? पूरा लिखेगा तो यहाँ क्या लिखेगा? ए प्लस बी कॉस थीटा लिखेगा ना, हाँ या ना। ए प्लस बी कॉस थीटा लिखेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब अगर इन दोनों को थोड़ा सा ट्रिगो का तड़का लगाएं और जल्दी से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में आ जाता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यस और नो। अगर कहीं इसमें दिक्कत है तो आपकी ट्रिगो खराब है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल मैंने यहाँ फॉर्मेट लगाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू प्लस में 2ab और ये सिंपल ए बी, ठीक है। सो नाउ अब अगर आप इसको और इसको चेक करोगे तो ये दोनों में बी स्क्वायर इज कॉमन, ए स्क्वायर सेपरेट करते पहले। सो ए स्क्वायर सेपरेट किया, प्लस में बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन है साइड कर लेते हैं, एंड दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर बच क्या गया? 2ab कॉस थीटा ना, सो यहाँ लिख देते हैं 2ab कॉस थीटा, सॉर्टेड। नाउ द लास्ट थिंग इज क्या करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, ये क्या आया मेरे पास में? ये आया आर मॉड। सो अगर हम लोग बात करें रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट मेरे पास में क्या आ रहा है? रिजल्टेंट मेरे पास में आता है दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी कि वेक्टर ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू आर मॉड का स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द कंप्लीट रिजल्टेंट फॉर ट्रायंगुलर लॉ of vector addition. I hope it is clear now.
ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही चीज़ अगर आपको, मैं एक और हिंट बता रहा हूँ सिर्फ, अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, ठीक है, अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है तो 100% मैं कह रहा हूँ 100% आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है 100%। इवन यू आर नॉट गोइंग टू चेंज अ सिंगल लाइन ऑल्सो। मैं यही चीज़ को बस थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको समझ पाओगे तो देखो, यही बात मैं समझाना चाह रहा था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सेम ही कहता है, दिस रिजल्टेंट इज ऑल्सो सेम। सो आर वेक्टर आर मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर को इधर भेज दिया तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, बाकी ये सब चीज़ें सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम लोगों को बस अभी पहले कुछ चीज़ों को क्लियर करना है। अभी अगर इस वाले पार्ट में भी थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेते हैं। सो नाउ ये थीटा है आपका, ठीक है, और रिजल्टेंट के साथ में तो आपको एक बात और समझ के रखना है, ध्यान रखें इसका भी। अगर आपको पूछ लेगा डायरेक्शन ऑफ आर, क्या पूछ लेगा, डायरेक्शन ऑफ आर, अगर इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछ लिया तो कैसे बताओगे, तो फिर मुझे इस थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस थीटा इज गिवन टू यू, राइट। सो इस थीटा को निकालने का तरीका क्या है सर, अब तुम ही बता दो। ये तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर है, बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है, और नीचे में क्या है तुम्हारा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर है, बेस दोनों है ना, तो एंगल निकाल लो, क्या नहीं चाहिए अपने को। तो तुम जानते हो इसको कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज बी साइन थीटा, एंड बेस इज व्हाट, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा, सॉर्टेड है। यही चीज़ दिमाग में रखना, ये रखना दिमाग में, ठीक है। ये क्लास 11 का मतलब अगर मैं बोलूँ मोशन इन प्लेन जब शुरू होता है चैप्टर 3, मतलब दी इम्पॉर्टेंट थिंग है यार। ख़त्म करो ये सब चीज़ों को, बार बार समझो, बार बार देखो और इसको क्लैरिफाई करो। मैं इस पर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, उसका भी टेंशन नहीं लेने का है, आप लोग मस्त अपना चिल्लो के पढ़ो यार, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। यही बात अभी हम लोगों ने निकाली हुई है। तो बी साइन थीटा, उन्होंने बी माना हुआ है, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, यू डोंट नीड टू मतलब नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। अब ये सब सवाल क्या है सर, ये क्या और क्या क्या दे दिया है, इन सब चीज़ों को भी क्लियर करता हूँ। सो बोला है ए प्लस बी मैक्सिमम होता है कब, जब थीटा इज 0। अरे यार तुम पहले से जानते हो, देखो समझाता हूँ। अगर मैं आर की बात करूँ, सो आर इज़ नथिंग बट अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यस और नो। अब अगर मैक्सिमम मैं बोलूँगा तुमको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सर, तो थीटा 0 बोला है, चल चेक करते हैं, थीटा 0 बोला ना, चल चेक करते हैं इस पर वैल्यू क्या होगी। तुम जानते हो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 10th में पढ़ा होगा, छोटा छोटा चीज़ है, बता। 10th में सबसे पहले cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, एंड देन आफ्टर ये वैल्यू चेंज होती है, cos 90 पे जाके 0 हो जाती है। तो तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ 1 से छोटी ही होती है। 1 की वैल्यू यहाँ पर होती है, तो यहाँ पुट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। r की वैल्यू सिंपल नहीं आ जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको कुछ और नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे सर, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा मेरे पास में a प्लस बी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। क्या किया, cos थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिया। सिमिलरली सर अब इसको कैसे निकालूँ, थीटा 90 होती तो क्या होता, चलो भैया पुट करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पड़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहा है, ये थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 0, थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 90। थीटा की वैल्यू अगर 90 बोलेगा तो क्या करेगा बताओ, cos थीटा कितनी होती है, cos थीटा यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो दिस कंप्लीट वैल्यू बिकम 0। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यस और नो। अब आर स्क्वायर का स्क्वायर उधर भेजोगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ जाएगा ना, सिंपल मैथ्स है, अप्लाई करना है इसको ज़रूर, ठीक है। अब सवाल है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है। अब ये सब चीज़ें ना तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी लानी पड़ेगी लाइफ में, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा की जगह बोल रहा है cos 180, तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर इसमें भी किसी को दिक्कत होगा तो मैं इसके लिए भी सेपरेट एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, जिसमें तुम लोगों को जितने भी ट्रिगो के ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं उन सबको भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। सो cos 180 इज़ नथिंग बट -1, ठीक है, cos 180 इज़ -1। अभी फिलहाल दिमाग में रखो, cos 0 का जो वैल्यू होता है, ऐसे समझना, अगर ये इधर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है, देन 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अगर यही अब इधर से 0 से इधर बढ़ा तो 180 जाएगा ना,
180 जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, इसी वजह से 1 के बजाय यहाँ वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी। करेक्ट, तो हो गया सॉर्ट भाई, यही सब पूछ रहा है बार बार, यही सब। अब देखो दिमाग में क्या रखना है ना, बहुत सारे कंडीशंस हैं, अगर ध्यान दोगे तो कंडीशन किस किस पर दे रहा है। थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है सर, ओके डन, याद रख लिया। थीटा इज इक्वल टू 90 पे क्या होता है सर, थीटा इज इक्वल टू 90 पे कोई मैक्सिमम मिनिमम का चेंज नहीं होता। अगर अपने को समझना हुआ तो ये रिजल्टेंट वैल्यू होती है। अभी रिजल्टेंट अब दिमाग में आप लोगों के ज़रूर आएगा कि सर इसका मतलब है आप हर बार में जब रिजल्टेंट निकालना होता था तो आप अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्यों कर रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यों कर रहे हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ उनके बीच में थीटा कितनी है, 90, थीटा 90 कंसिडर कर रहा हूँ, तभी ऐसा कर पा रहा हूँ, ओके। और मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो a माइनस बी इज़ द मिनिमम वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग टू मतलब अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो अगर आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया है तो आज हम लोग पहले इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। जो स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, हम लोगों ने आज जो बेसिक्स करा है पहले उसको रिवाइज करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट को क्लियर करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बिकॉज हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ में अगर आप एकेडमिक्स में हो, आप किसी तरीके के कॉम्पिटिशन में हो, तो आपका मेजर फोकस हमेशा होना चाहिए रिवीजन पर। बिकॉज मैंने अपनी गलतियों से हमेशा यही सीखा है कि अगर आप कंपलसरीली अगर आप बार बार रिवीजन करते हो, किसी भी चीज़ को बार बार रेक्टिफाई करते हो, जितना पढ़ो दिन भर में जो पढ़ते हो, रात में बैठो 30 मिनट का रिवीजन डालो, ठीक है। 30 मिनट का रिवीजन इज़ मोर देन इनफ फॉर वन डे। वन डे में आप जो पढ़ते हो आप कुछ मत पलटो, ठीक है, पलट करके जल्दी से उसको रिवाइज करके ख़त्म करो। अब आज की डेट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको भी हम लोग क्विक रिकैप लेते हैं। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट फोकस और डिमांड कर रहा हूँ। 5 मिनट का फोकस दो और आप अपना जो भी टॉपिक है आपका फुल्ली क्लियर हो जाएगा। सो आज का टॉपिक हमारा क्या था, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का था। स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं, इसमें कुछ खास पढ़ने लायक नहीं था। नेक्स्ट आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने का सोच रहे थे, बट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने क्लियर कर दिया। दीज टॉपिक विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अराउंड 30 to 50 मिनट का लेक्चर। तो ये मैं इसके बाद वाले लेक्चर में इसी को कर दूंगा, तो वो भी आपके लिए क्लैरिटी रहेगा। नेक्स्ट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने जानने की कोशिश करी कि क्या होता है भाई। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, IJK का वैल्यू स्केलर में नहीं होता। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है बोर्ड मास की वैल्यू, जिसमें हमने एग्जांपल भी दिया कि अगर एक मास 30 kg का है, दूसरा मास 20 है, टोटल मास निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो। ये एडिशन स्केलर में पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ आप मतलब पैरेललोग्राम वाले पार्ट में नहीं कर सकते, समझ रहे हो, इसको आप इसमें नहीं बना सकते। और उसके बाद हमने वेक्टर में क्या पढ़ा, वेक्टर की बात अगर करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमने सिंपल पढ़ा कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है सर, लेकिन उसके साथ साथ में कंपलसरी है कि डायरेक्शन होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा कैसे काम करता है ये अभी आपने एडिशन के पार्ट में देख लिया है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों वही है, मैं बता दूंगा, उसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाती है। सो ये ओबे करता है ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वेक्टर डायमेंशन की बात करी हमने, 1D 2D 3D इन सब के बारे में बात करी, ठीक है। सो 1D 2D 3D, 1D में है तो XYZ के अलॉन्ग 1D यूनिट वेक्टर क्या होता है, X के अलॉन्ग होता है I कैप, Y के अलॉन्ग J कैप और Z के अलॉन्ग K कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर 2D की बात करें तो 2D की बात करें तो X और Y दोनों होने चाहिए साथ साथ में, X और Y दोनों होगा तो इसको लिखने का तरीका होता है XI कैप प्लस YJ कैप, आप इस हिसाब से लिख सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया 2 और 3 का, 2I कैप 3J कैप में। 3D की बात करें तो इसमें XYZ तीनों होता है, आप तीनों को इस हिसाब से लिख सकते हो। ये OP जो है वो कुछ और नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का एक तरीका होता है, पोजीशन वेक्टर किसी भी पोजीशन को दिखाने का एक तरीका होता है। नाउ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर या वेक्टर आपके पास में है तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, तो सिर्फ इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो IJK हैं, उसको आप एलिमिनेट करके बाकी को स्क्वायर कर दो। अब ये कहाँ से आया अब मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज नाउ यू नो कि 90 डिग्री पर भाई क्या करने का है, सारे के सारे का IJK हटा दो, अपना इत्मीनान से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, A का B का स्क्वायर कर दिया, दैट्स ऑल। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 11th क्लास का 11th 12th JEE कॉम्पिटिशन एवरीवेयर
रिजोल्यूशन इज़ अ सेगमेंट जो मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा हूँ, अगर वो सिंसियर नहीं होते लास्ट तक में तो उनको रिजोल्यूशन तक में भी नहीं दिक्कत होती है, और अगर सिंसियरिटी बिलोंग करते हैं तो फिर वो तो अभी से रख लो भाई, ये हमेशा हर जगह पर आने वाला है, हर जगह पर आने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, वेन एवर यू रीड मैकेनिक्स, वेन एवर यू रीड रोटेशनल डायनेमिक्स, वेन एवर यू रीड इलेक्ट्रोस्टैट्स, है ना, किसी भी टॉपिक को उठा लोगे यू विल रीड द, बिकॉज दिस इज समथिंग, एनएलएम मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पुल्ली, एवरीवेयर, सब जगह पर यूज़ होता है भाई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो इसमें हम लोग दो कंपोनेंट के बारे में पढ़े। मैंने एक हिंट आप लोगों को दिया है कि जिसके साथ में थीटा होगा, ये जो भी वेक्टर है उसके साथ में जो भी जिसके साथ में थीटा है वो उसका कॉस कंपोनेंट है, जिसके साथ में थीटा नहीं है वो उसका साइन कंपोनेंट है। सिंपल लॉजिक, दिमाग नहीं लगाना। इसका मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, वो भी दिमाग में रखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको प्रूफ याद हो। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात हमने करी। ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है सर? तो सिंपल कहता क्या है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट वाले वेक्टर का टेल और सेकंड वाले वेक्टर का हेड, इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों वेक्टर का समेशन होगा, ये हम लोग जान चुके हैं, ये ट्रायंगुलर लॉ कहता है। बट हम लोगों को चुल्ल मचा है भाई, हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने चले गए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इतना कुछ प्रपंच किया, ये सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करी। इसमें सबसे पहला तो दो एंगल्स लिए, कॉम्पोनेंट निकाला बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा निकला, नीचे वाले को दो ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ए प्लस बी कॉस थीटा लिखा, और परपेंडिकुलर को हम लोगों ने कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर का बी साइन थीटा ले लिया, दोनों का स्क्वायर किया, सिंपल पाइथागोरस का फार्मूला लगाया, पाइथागोरस लगाने पर हमारा रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट आने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिली, तो हमें डायरेक्शन निकालना था, तो हमें डायरेक्शन निकाल दिया भाई, डायरेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। सो दैट्स ऑल, ये कंप्लीट है, इसमें और कुछ नहीं करना। ट्रायंगुलर लॉ आता है आपको, पैरेललोग्राम लॉ आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को बार बार देखो, समझो, रुक करके देखो, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ इसको बारे में पूछो जितनी जल्दी हो सकता है। मैं इस बार एक प्लेज लेके चला हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है कंसिस्टेंट रहूँ और पूरे के पूरे कोर्सेज़ को मैं फ्रीली ऑनलाइन में डालूँ, एक क्वालिटी कंटेंट को आप तक पहुँचाऊँ। आप लोग अपनी मेहनत कंसिस्टेंट रखो, मैं अपनी मेहनत पे लगा रहूँगा। आई होप इट इज़ गुड फॉर यू, वैल्यूएबल फॉर यू। थैंक यू सो मच। चलो भैया, आज का काम हो ही गया।